हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए आपका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल को 30 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आपको मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का 20-20, 25-25 क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। यदि आप अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं और वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो वो देखना आपको अनिवार्य होगा और उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार नहीं दिखने को मिलेगा। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो है, और पूरा ज्योग्राफी से मैं 30 MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन कर लाए हैं, जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतुएं, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अर्थात मानव की आवश्यकता क्या क्या होती है। जीव जंतु, जैसे मानव की गाय आवश्यकता होती है दूध खाने के लिए, जीव जंतु हो गया, बैल हो गया खेत जोतने के लिए, वस्तुएं खुरपी, कुदाल, ट्रक, ये सब क्या होगा वस्तुएं। पदार्थ गेहूं, चावल, हेन टेन, ये सभी क्या हो गए, सभी क्या हो गए मानवीय संसाधन है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो जो आप यहाँ पर देखे थे संसाधन, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसको विवेकपूर्ण ढंग से हम उपयोग करेंगे तो उसे संसाधन संरक्षण कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ आंसर, आपको यदि इस तरह लिख देते हैं तो 2 मार्क्स बिल्कुल ही मिलेंगे। संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन कहलाता है। विवेकपूर्ण ढंग से क्या हो गया, जैसे गेहूं है तो गेहूं को उसे अच्छी तरह से रखिए और उसे क्या कीजिए, ठीक से उपयोग कीजिए, आटा बनाइए और खाना खाइए। ट्रैक्टर है उसे ठीक से रखिए और खेत को जोतिए। तो इसे ही कहते हैं कि संसाधन संरक्षण। विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड अभी तक कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। तो कहता है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ऐसे तो आज का सेशन ही पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता दूंगा। कम से कम आप उसे याद जरूर ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। समोच्च कृषि किस क्षेत्रों में किया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। किस क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र में, इसमें जो है पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जुताई, मतलब पूरा जब जुताई होता है, जुताई के दौरान मृदा अपरदन, मृदा को जब टुकड़ा हो जाता है, मृदा मतलब टूटता है, तो उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। मृदा अपरदन को रोका जाता है और इसमें खेती किया जाता है। इसमें और क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। समोच्च कृषि किस क्षेत्रों में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के दौरान, इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के दौरान अपरदन, जो मिट्टी का टूटता है या
कटा होता है तो उसे क्या किया जाता है, रोका जाता है तथा इसमें खेती किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 4 ही भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका मैंने 2 आंसर लिखे हैं और आपको जो अच्छा लगे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, अर्थात दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या कहता है? अनेक अनेक उद्देश्य, जैसे आपका भी उद्देश्य होता है अनेक उद्देश्य, अनेक लक्ष्य होता है, लेकिन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम नदी घाटी परियोजना को क्या कहता है? बहुउद्देशीय परियोजना। अब दूसरी परिभाषा को देखिए। इससे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन, मत्स्य पालन, जैसे ऊर्जा उत्पादन, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो आप इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा आंसर एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन, जैसे पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है हवा से, और मत्स्य पालन पानी में किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन इत्यादि उद्देश्यों को क्या करता है? पूर्ति किया जा सकता है बहुउद्देशीय परियोजना के तहत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और 5 और 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण किस प्रकार सहायक है? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एक साल लगभग पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर के बरकरार रखा जाता है। फसल चक्रण के द्वारा मृदा में जो क्या होता है? फसल चक्रण के दौरान मृदा में पोषणीय स्तर, अर्थात उसमें पौष्टिक आहार जो होता है उसे बरकरार रखा जाता है। फसल चक्रण के द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण होता है। फसल चक्रण के द्वारा किसका स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिससे मृदा का अपरदन को रोका जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है जिससे मृदा का अपरदन क्या होता है? न के बराबर होता है, अर्थात मृदा के अपरदन को रोका जाता है। इसलिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की सेशन को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल संकट क्या है? जल संकट कब आती है जल संकट क्या है? तो इसे देखते हैं। तो किसी क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता अगर उस क्षेत्र में उपस्थित लोगों की मांग से कम हो तो यह स्थिति जल संकट कहलाती है। मानिए कि आपके गांव है और आपके गांव वासी का जल का खपत 1000 लीटर है और उस आपके गांव में मात्र 700 लीटर पानी आ रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? जल संकट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में। बिहार बोर्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करती रहती है। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। वन विनाश के मुख्य कारकों निम्नलिखित है। आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये भी आता है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे तथा उल्लेख करें। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं कराऊंगा ही आपको। अभी चल रहा हूँ सब्जेक्टिव अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, उसके बाद मैं चलूँगा 5 मार्क्स वाले। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो और अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट अवश्य करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और अगला कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन सा मैं अपलोड करूं जो कि आपको अच्छा लगे। मैथ का आपको बहुत जल्द ही सेशन शुरू होने वाला है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे। 2 नंबर में आएगा। तो वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं, इस प्रकार लिखेंगे। और मैंने 4 कारक का नाम लिखे हैं। तो एक है कृषिगत भूमि का फैलाव। कृषिगत जो भूमि है उसका क्या है? फैलाव है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि।
जनसंख्या में इतना वृद्धि हो रहा है कि वन क्षेत्र को काटकर वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अपना निवास स्थान बना रहे हैं। असीमित पशुचारण, असीमित क्या है, पशुचारण क्या है, असीमित है अर्थात सीमित नहीं है, सभी जगह क्या है, पशुचारण है। रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग का निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग बन रहा है, उसके सामने और सीधे जितने भी पेड़ पौधे आते हैं उसे काट दिया जाता है, तो ये भी वन विनाश का मुख्य कारक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक साल पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि केवल स्थानीय लोगों को प्राकृतिक संसाधन जैसे जल जंगल प्राकृतिक संसाधन पर एकाधिकार प्राप्त हो। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि केवल स्थानीय लोग जो हैं उनको उसके आसपास के प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर उसका अधिकार प्राप्त हो। यदि वो चाहे तो उसे किसी आदमी को काटने दे सकते हैं, यदि नहीं चाहे तो उसे कोई काट नहीं सकता है। उनका अधिकार है स्थानीय प्राकृतिक संसाधन पर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, और 2023 एग्जाम के लिए इसे आप टारगेट में रखिए और बिहार बोर्ड भी टारगेट करेगी। तो इस क्वेश्चन को आप अवश्य याद करेंगे। वन के पर्यावरणीय महत्व को वर्णन करें। तो वन के पर्यावरणीय महत्व का आपको वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए का आंसर है वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वन पृथ्वी का क्या है, फेफड़ा है। वन पृथ्वी का क्या है, फेफड़ा है। तो आप इसे याद रखेंगे, वन पृथ्वी का क्या कहलाता है, तो फेफड़ा कहलाता है। यहाँ पर क्या है, वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। वन वायुमंडल से CO2 की मात्रा को कम करता है। वन अर्थात पेड़ पौधा वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है उसको क्या करती है, कम करती है। कम करने के साथ साथ जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमी होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी अर्थात बढ़ेगी, जिससे हमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा और हमें रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसलिए वन पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो इसलिए वन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। और वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच जैसा है। वन कैसा है, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच जैसा है, और इसलिए पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है, वन को। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। और आप बताएंगे कमेंट करके कि वायुमंडल में CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना % है। तो आप गोले की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो ज़रूर छापिएगा, यदि आप चाहते हैं कि 400 प्लस मार्क्स आपके 2023 एग्जाम में आए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लास 7-8 से ही साइंस में देखने को मिलता है, तो आपको याद होगा। तो वन्य जीवों के ह्रास के 4 कारकों को लिखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि आज के सेशन को यदि भूल गए हो या छोड़ देते हो तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत बड़ी गलती कर चुके होंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। वन्य जीवों के ह्रास के 4 कारकों को लिखें। तो भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार जीवों के लिए विनाश का एक बहुत कारण है। मतलब
जो जीव है उसका, वन्य जीव है उसका ह्रास यानी कमी हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसका भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए लोग अपना क्या करते हैं, पेट भरने के लिए जानवरों को, जीवों को शिकार करके अपना भोजन बना लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है वन्य जीवों के ह्रास का। अब दूसरा आप यहाँ से लिख सकते हैं, आज की स्थिति में बहुत से वन्य जीव लुप्त हो चुके हैं। आज की स्थिति में बहुत से ऐसे वन्य जीव हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि भारत में अब बाघ लुप्त होने वाले हैं। तो इसे सरकार ने बहुत अच्छी तरह से पोस पाल कर रखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यदि कुछ समय बाद यदि इसे अभी से सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो कुछ समय बाद यह बाघ खत्म हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इससे प्रदूषण जनित समस्या, प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण भी मुख्य कारक है। वन्य जीव का शिकार हो रहा है, जिसके कारण से प्रदूषण जनित समस्या हो रही है। प्रदूषण वातावरण में फैल रही है अत्यधिक मात्रा में, तथा प्राकृतिक आवास के अतिक्रमण भी मुख्य कारक है। प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण भी वन्य जीवों के लिए ह्रास का मुख्य कारण है। तो इसे मैंने पॉइंट में नहीं लिखाया हूँ, बल्कि कोमा देकर लिखाया हूँ। तो आप यदि इस तरह से लिखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में अच्छे मार्क्स देंगे एग्जामिनर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूना पत्थर का उपयोगिता को लिखें। तो चूना पत्थर का उपयोग किस किस काम में होता है? तो ये बहुत बच्चा भी जानता है, क्लास 8 से भी आप याद किए होंगे। और 9th में तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का क्या होता है? कच्चा माल होता है। लौह इस्पात उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, तथा रासायनिक उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, तथा उर्वरक उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके अलावे चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, कागज उद्योग में भी किया जाता है। 6ठा पॉइंट है, चीनी उद्योग में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। चूना पत्थर का उपयोगिता को लिखना था। तो सीमेंट उद्योग में, लौह उद्योग में, रसायन उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, चीनी उद्योग में। तो ये 6 उद्योग 7 उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसके अलावे और क्या जाता होगा? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोयले के मुख्य किस्म 4 हैं, उनके प्रतिशत भी लिखें। तो कोयले के किस्म यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, लेकिन वहाँ पर आपको पूछेगा कोयले के कितने किस्म हैं, उनके नाम तथा प्रतिशत लिखें। तो आप उस तरह से वहाँ पर यहाँ से याद कर लीजिए, और क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी तरह से लिख लीजिए कि कोयले के प्रमुख किस्म कितने हैं तथा उनके नाम तथा परसेंट लिखें, किसमें कितना परसेंट किसकी मात्रा पाया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं कि कोयले का प्रमुख किस्म 4 हैं, उनके प्रतिशत भी बताएं। तो 1 नंबर है एंथ्रासाइड, बी नंबर है बिटुमिनस, सी नंबर है पीट, और डी नंबर है लिग्नाइट। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइड होता है, जिसमें 90% से अधिक 90% से अधिक क्या होता है? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि एंथ्रासाइड में 90% से अधिक किसकी मात्रा होती है, और बिटुमिनस में 70 से 90% मात्रा होती है, और पीट में 30% मात्रा होती है। कार्बन की तो लिग्नाइट में 30 से 70% होता है कार्बन की मात्रा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बराबर ऐसी क्वेश्चन को टारगेट करती है और एग्जाम में देते हैं। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को।
धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखें। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर निम्नलिखित है। आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे और इसे आप इस तरह से 2 खंडों में पेज को बांट लीजिएगा। इसे इधर धात्विक खनिज, इधर लिख लीजिएगा आप अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से लिखेंगे। वहाँ पर मुझे यहाँ असुविधा होने के कारण मैंने यहाँ पर आपको धात्विक खनिज और नीचे में अधात्विक खनिज का आंसर लिखे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज जो होता है उसे यदि आप गलाते हैं तो धातु प्राप्त होता है। यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। यह क्या होते हैं? कठोर एवं चमकीले होते हैं। तो चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं। यह इसे गलाने पर धातु प्राप्त किया जाता है तथा इसे गलाने पर अधातु प्राप्त, अर्थात धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और धात्विक खनिज को गलाने पर अधातु प्राप्त होता है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। पॉइंट नंबर 2 है, यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। पॉइंट नंबर इसमें 2 है, इसमें खुद की चमक होती है। धात्विक खनिज क्या होते हैं? कठोर एवं चमकीले होते हैं और अधात्विक खनिज खुद की चमक होती है। पॉइंट नंबर 3 है, यह प्रायः आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, अर्थात धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, परंतु अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है, अर्थात धात्विक खनिज को पीट कर एक तार बनाया जा सकता है, जबकि अधात्विक खनिज को पीटने पर तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे यदि पीटते हैं तो वो टूट जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, यह पीटने पर नहीं टूटता है, जबकि अधात्विक खनिज पीटने पर क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस स्लाइड में है और इसका आंसर अगले स्लाइड में है, तो आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सुनामी क्या है? तो सुनामी का आंसर देखते हैं। तो कहता है, जब समुद्र की तली में उत्पन्न भूकंपीय तरंग के कारण लहरें तट से टकराती है। जब समुद्र की तली में अचानक भूकंप आ जाता है तो वह जल को कई मीटर तक ऊपर उछालता है और वह क्या होता है कि लहरें बनकर तट में टकरा जाती है। नदी के किनारे जो गंगा नदी होती है उसके किनारे तट जो होती है उसमें टकरा जाती है और जल कई मीटरों तक उछालता लेकर तटीय क्षेत्रों में और जल को कई मीटरों तक उछालता हुआ लेकर उसके आसपास के क्षेत्र या बस्तियों में क्या करते हैं? तबाही मचाते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा कि सुनामी किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके समक्ष है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भूपटल में अचानक कंपन होने लगता है तो इससे उत्पन्न स्थिति को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप क्या है? तो जब भूपटल में अचानक कंपन होने लगता है तो इसे स्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। सॉरी स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, आगे बढ़ गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ संसाधन नियोजन क्या है, या संसाधन नियोजन या संसाधन प्रबंधन या संसाधन संरक्षण। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर यही लिखिएगा। संसाधन को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। भूकंप क्या है? जब भूपटल में अचानक कंपन होने लगता है तो उससे उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब
भूपटल अर्थात जिस पर हम सभी मानव रहते हैं उस पर अचानक कंपन होने लगता है तो इससे उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। आप भूकंप को कई बार महसूस किए होंगे। भूकंप को तो कोई देखता नहीं है क्योंकि वो भूकंप कैसा है नहीं है उसे कोई नहीं जानता है, सिर्फ महसूस किया जाता है कि भूकंप आया है, घर द्वार गिर रहा है, धरती डोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आपदा क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख करें। ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी पीडीएफ हो सकता है और आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। यदि आपको हमारे मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़े क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आपदा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, उसका क्या करना है? उल्लेख करना है। तो आपदा एक प्रकार की त्रासदी है। आपदा क्या है? एक प्रकार की त्रासदी है जो मानव के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जो मानव जीवन में बहुत बुरी तरह से क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन-कौन? प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो समझने का प्रयास करते हैं। कहता है वैसी, यहाँ पर ये काट दीजिए। कहता है वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में बाढ़ प्राकृतिक का मन जब होता है तब चला आता है। बाढ़, सुखाड़, सुखाड़ कभी भी आ सकता है। भूकंप, अकाल, ये सब प्राकृतिक इत्यादि ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है जो कि कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहने का कोई भरोसा नहीं। तो दूसरा नंबर पॉइंट है मानव जनित आपदा। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा में कौन-कौन आते हैं? तो एक ऐसी आपदा जो मानव अपने भूल के कारण घटित करती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक ऐसी आपदा जो मानव अपने भूल के द्वारा घटित करता है। मानव अपने भूल के द्वारा, आप इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वैसी आपदा जो मानव अपने भूल के कारण घटित घटित जैसे आग लगना, बम विस्फोट इत्यादि, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपको मैंने बताया था आपदा प्रबंधन आपको पूछेगा तो आप बताएंगे आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के लिए। आपदा से होने वाली क्षति को, यहाँ पर क्षति ऐसे होगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के लिए किए गए उपाय को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके सामने है। कहता है भारतीय कृषि के निम्न निम्न उत्पाद में से कारकों को संक्षेप में लिखें। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादक के कारकों को लिखें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर ही याद करेंगे। और इसका कहता है उल्लेख करने, तब आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। भारतीय कृषि के निम्नलिखित उत्पादक के कारण निम्नलिखित हैं। भारतीय कृषि जो है उसके उत्पादन के कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर ये है मानसून पर निर्भरता। भारतीय किसान जितना भी है वो क्या करते हैं? मानसून पर निर्भर रहते हैं कि वर्षा पड़ेगा तब फसल में पानी पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? तो फसल अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 2 है उन्नत कृषि प्रणाली का अभाव। तो उन्नत कृषि प्रणाली का अभाव
भारत में खास करके कृषि में कोई उन्नत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार होने के कारण उत्पादन का स्तर क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर क्या हो रहा है, डायरेक्ट बढ़ता दबाव। पॉइंट नंबर 5 है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि जो था उसको निम्नीकरण किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक आ चुके हैं। इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मात्र बचेंगे, तो उसे मैं बहुत जल्दी कराने का प्रयास करूँगा। वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। तो कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? तो कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में निम्नलिखित है, अरेबिका, लिरेबिका तथा रोबस्ता। कॉफ़ी के 3 प्रमुख फसलें के नाम लिखे। तो कॉफ़ी के 3 प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? तो अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बाढ़ से होने वाली हानियों को चर्चा करें, अर्थात बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से होने वाले हानियों के बारे में व्याख्या करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जान माल की क्षति। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। हाँ तो फ्रेंड, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो वो अब सॉल्व हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी है? तो जान माल की क्षति, अर्थात पशु का क्षति होती है। तो बाढ़ के विभीषिका के कारण जान माल की क्षति होती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर बी है खाद्यान्न की कमी, अर्थात खाने के लिए जो अनाज होती है उसमें कमी पड़ जाना। आपको खाना कम से कम 5 रोटी एक टाइम में खाते हैं, तो उसमें आपको 3 रोटी 2 रोटी मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं खाद्यान्न की कमी। तो बाढ़ के कारण ही लोगों को आसानी से खाना नहीं मिलता है, तो दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, खाद्यान्न की कमी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत मैं आपको शॉर्ट तरह से आंसर लिखने का प्रयास करता हूं, जो कि आप 1 से 2 बार यदि पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाए, और आपको फुल मार्क्स भी एग्जाम में मिले, और एग्जामिनर खुश हो जाए आपके आंसर को देखकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। परिवार नियोजन क्या है? तो परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखने के लिए किए गए उपाय को परिवार नियोजन कहते हैं। तो परिवार में बच्चा की जो संख्या है उसे क्या करना है, सीमित मतलब कम करने के लिए, सीमित अर्थात 2 अधिकतम 3, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हो रहा तो वो परिवार नियोजन नहीं कहलाएगा। तो 2 तो परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखने के लिए किए गए उपाय को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन। सीमित कैसे रहेगा? एक परिवार में 2 बच्चा ही बहुत काफ़ी है, उसे ही अच्छी तरह से पढ़ाइए लिखाइए, रोजगार दीजिए, अच्छा से पढ़ाइए, बढ़िया स्कूल में नौकरी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है रोपण कृषि क्या है? तो वैसा कृषि जो यहाँ पर कृषि कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या कर लिए, वैसा कृषि जो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए, वैसा कृषि जो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे को रोपण पद्धति में रोपण कृषि कहते हैं। यहाँ भी किसे लिखा गया है, तो रोपण कृषि कहते हैं। किसे कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से 2023 के लिए। तो बुखार से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। बुखार से किस तरह से आपको बचाया जा सकता है, तो उस तरीके का आपको उल्लेख करना है।
तो कहता है लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में वर्षा का नहीं होना सुखाड़ कहलाते हैं। तो यहाँ बुखार गलती से लिखा गया है, तो यहाँ कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। तो मैंने भी सोचा कि ज्योग्राफी में बुखार कहाँ से आएगा, तो क्या होगा सुखाड़। तो सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें तो सुखाड़ से बचाव के तरीका निम्नलिखित है। लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल का नहीं होना सुखाड़ कहलाता है। और मैं आपको पीडीएफ में सुधार कर दूंगा, उसके बाद आपको दूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। और आज सोशल साइंस का पीडीएफ पूरा समाप्त हो गया है, तो आपको बहुत जल्द ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप अभी भी जुड़ते हैं, उसमें 100 बच्चा जुड़ चुके हैं, तो अभी भी जुड़ते हैं तो आपको पीडीएफ वहां पर फाइल के सेक्शन में रखा हुआ है सभी, तो पढ़कर आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पॉइंट नंबर 2 है पेयजल का सुरक्षित भंडार एवं वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल अर्थात पीने योग्य पानी को सुरक्षित भंडार एवं वितरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है जाल प्रचुर क्षेत्रों में, यह जाल लिखा गया लेकिन यहाँ पर होगा जल प्रचुर क्षेत्रों से जल अभाव वाले क्षेत्रों में पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन या नहर की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर जल प्रचुर क्षेत्र, जहाँ पर जल की अधिकता है और जहाँ पर जल की कमी है, वहाँ से जल पहुँचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भूकंप के केंद्र तथा अधिकेंद्र क्या है? भूकंप केंद्र तथा अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर भूकंप। पहले देखते हैं भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। जब स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अर्थात आप जहां बैठे हैं, यदि उस जगह से क्या हुआ, भूकंप की यदि उत्पत्ति होता है तो वह क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। जबकि अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र यदि आप जहाँ बैठे हुए हैं, यदि नीचे से भूकंप आया और वहाँ से शुरू हुआ, तो आपको वह क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। तथा भूकंप किसे कहते हैं? तो जिस स्थान पर भूकंप की पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आया होगा। अब 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है कहता है भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? तो आंसर देखिए, भारत के लिए जलमार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जलमार्ग से कच्चे माल को मंगाने तथा तैयार माल को निर्यात करने में आसानी होती थी। भारत में 5 प्रमुख जलमार्ग हैं। भारत में कितने प्रमुख जलमार्ग हैं? तो भारत में 5 प्रमुख जलमार्ग हैं। भारत के लिए जलमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो कच्चा माल है उसे मंगाने में तथा यहाँ से तैयार करके भेजने में क्या करते हैं? जलमार्ग के ही उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टारगेट लिस्ट में रखती है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है उत्पादन के क्षेत्रों में हुए परिवर्तन, जिसमें आधुनिक उन्नत कृषि प्रणाली द्वारा अधिक से अधिक फसल उत्पादन के लिए हुए क्रांति को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। तो
उत्पादन के क्षेत्र में हुए परिवर्तन। उत्पादन के क्षेत्र में, यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसमें उत्पादन के क्षेत्र में हुए परिवर्तन, जिसमें आधुनिक उन्नत कृषि प्रणाली द्वारा अधिक से अधिक फसल उत्पादन किए हुए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। तो देखिए, आपका चैनल का नाम है यहाँ पर CK स्टडी 91 बाय छोटू सर, और क्वेश्चन नंबर 28, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, नहीं और क्वेश्चन है। तो आप चलिए क्वेश्चन को देखिए। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में वन संप्रदाय के वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बिहार में वन संप्रदाय की वर्तमान में स्थिति कैसी है उसके बारे में आपको कुछ लाइन वर्णन करना है। तो देखिए, मैंने आंसर आपको बहुत सटीक और आसान भाषा में लिखे हैं। वहाँ पर कहता है, परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दें। तो बिहार विभाजन के बाद, बिहार जब पहले झारखंड से जुड़ा हुआ था, उसके बाद बिहार विभाजन के बाद बिहार राज्य दयनीय स्थिति, बिहार राज्य वन के क्षेत्र में क्या आ गया? दयनीय स्थिति में आ गया है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतम भूमि कृषि योग्य है। क्योंकि जो अभी वर्तमान में बिहार है, इसमें अधिकतम भूमि क्या है? कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में क्या बच गया है? वन बच गया है। 1867 हेक्टेयर में 67.14 हेक्टेयर में वन बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7%, 38 जिलों में से 17 जिलों में से क्या हो चुका है? अभी तक वन समाप्त हो चुका है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण, लोगों को निवास स्थान के कारण, क्योंकि यदि लोग जनसंख्या बढ़ता है तो निवास करने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कहता है कि जल संसाधन का क्या उपयोग है, लिखिए। तो जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, ये तो आप भी जानते हैं। तो जल का उपयोग पेयजल, घरेलू काज, सिंचाई तथा मल मूत्र विसर्जन में किया जाता है। तो आप जानते हैं जल का उपयोग घरेलू काज, मल मूत्र विसर्जन में किया जाता है। पेयजल पीने के लिए किया जाता है, सिंचाई खेतों को सींचने के लिए किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है, और कहते इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके अलावे जल विद्युत निर्माण, इसके अलावे जल से जो विद्युत का निर्माण होता है उसमें, तथा मत्स्य पालन, जल क्रीड़ा जैसे विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन तथा जल क्रीड़ा जैसे कार्यों में भी जल का क्या होता है? उपयोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह से लॉन्ग, शॉर्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सभी का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है, भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। भारतीय कृषि के बारे में 5 प्रमुख बड़ाई को लिखना है, जिसे आप कहते हैं कि अपने आप में बड़ाई मत करें, बड़े बड़ाई न करें, हुजे न कोई। कबीरदास की यह पंक्ति है, तो मुझे याद भी नहीं है, फिर भी पढ़ दिया हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। कहता है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख कारक की विशेषताओं को लिखें। तो भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता क्या है? निम्नलिखित है। इस तरह से मैंने लिखा। पॉइंट 1 नंबर पॉइंट में है, देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% लोग क्या है? कृषि पर आधारित है। देश की जो कुल जनसंख्या है उसका
क्या है 52% क्या है किसान में लगे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 है देश की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से प्राप्त होता है। भारत में जो ये विशाल 130 करोड़ की जनसंख्या की आबादी है या 150 करोड़ की जनसंख्या की आबादी है, उसमें से क्या है 52% लोग क्या है कृषि पर आधारित है। देश की विशाल जनसंख्या लगभग भोजन कृषि से ही प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर सी है विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल का कृषि से ही प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल जो होता है वो उद्योगों से ही प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 4 है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग परसेंट है, तो लगभग 24% है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 5 है जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Thank for watching.